प्रदर्शनकारियों और दंगा पुलिस के बीच झड़प। चीन की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बिखर रही है और ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। Higher economy. चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। पूरे चीन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीनी रियल एस्टेट दिग्गज एवरग्रांडे से नाराज प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं। एवरग्रांडे चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। ये देश भर में 2 लाख लोगों को रोजगार देती है और यहाँ तक कि एक चीनी फुटबॉल टीम की भी मालिक है। उसका मतलब सॉकर टीम है। लेकिन हांगकांग सूचीबद्ध दिग्गज दुनिया की सबसे अधिक ऋणी कंपनियों में से एक बन गई है, जिसके पास $300 बिलियन से अधिक की देनदारियां हैं और इसे वापस भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो एक डिफॉल्ट की आशंका है जो चीन की अर्थव्यवस्था के माध्यम से झटके भेज सकती है। आप देखते हैं, गंभीर सरकारी प्रतिबंधों के कारण चीनी लोगों के पास बहुत सी जगह नहीं है जहां वे अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसलिए शहरी निवासियों की 70% संपत्ति किसी न किसी तरह की अचल संपत्ति में खड़ी है। एक नकारात्मक पहलू यह है कि इसने चीन के रियल एस्टेट बाजार को नियंत्रण से बाहर कर दिया है और अब चीनी अचल संपत्ति की दिग्गज कंपनी एवरग्रांडे चेतावनी दे रही है कि वो अपने ऋणों पर चूक कर सकती है। लेकिन एवरग्रांडे सिर्फ एक रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है। उन्होंने चीनी उपभोक्ताओं को अरबों डॉलर के धन प्रबंधन उत्पाद भी बेचे। इन धन प्रबंधन उत्पादों को खरीदकर लोग मूल रूप से एवरग्रांडे को पैसे उधार दे रहे थे और एवरग्रांडे ने 13% तक की भारी ब्याज दर रिटर्न का वादा किया। इस बीच एवरग्रांडे उधार के पैसे का इस्तेमाल अपने रियल एस्टेट विकास के लिए करेंगे। ये चीनी छाया बैंकिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन एवरग्रांडे अब उन धन प्रबंधन उत्पादों में से कुछ का भुगतान करने के लिए अतिदेय है, जिससे संकट खड़ा हो गया है। पिछले एक हफ्ते में एवरग्रांडे कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एवरग्रांडे के ही कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने उन्हें अपने धन प्रबंधन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और अब उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है। ये कर्मचारी चिल्ला रहे हैं, मेरी मेहनत की कमाई लौटा दो। एक महिला ने कथित तौर पर एवरग्रांडे बिल्डिंग से कूदने की भी कोशिश की। सामान्य विषय यह है कि लोग एवरग्रांडे के साथ निवेश किए गए धन की वापसी की मांग कर रहे हैं। चिंता मत करो, दंगा पुलिस ने दिखाया और कुछ गिरफ्तारियां भी की। लेकिन एवरग्रांडे के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी सिर्फ उन्मादी हो रहे हैं। सोमवार की रात एवरग्रांडे ने एक बयान जारी किया, यह कहते हुए कि दिवालियापन की कोई भी अफवाहें वो पूरी तरह से असत्य है। उन्होंने लिखा, अपना को वर्तमान में वास्तव में अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह निर्धारित है। हमेशा की तरह संचालन बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ग्राहकों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करें। आप देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर मंगलवार को एवरग्रांडे ने एक और बयान जारी कर कहा, ठीक है, उन पर जबरदस्त आर्थिक दबाव है। नियामकों के दबाव में अपने वित्त को साफ करने और अपने कर्ज को कम करने के लिए एवरग्रांडे अपने साम्राज्य के टुकड़ों को बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने निवेशकों को उन टुकड़ों को खरीदने के लिए कोई भौतिक प्रगति नहीं की है। यदि वे देय होने पर अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सकते हैं या एक विस्तार प्राप्त कर सकते हैं, वे डिफॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए, ये उनकी गलती नहीं है। एवरग्रांडे ने अपनी परेशानियों के लिए मीडिया में कवरेज को दोषी ठहराया, ये कहते हुए कि चल रही नकारात्मक मीडिया रिपोर्ट ने घर खरीदारों को डरा दिया था। अगर घटिया मीडिया चुप रहेगा तो जनता को पता नहीं चलेगा कि एवरग्रांडे नीचे जा रहा है। इसलिए लोग एवरग्रांडे को अपना पैसा अज्ञानता में देते रहेंगे। लेकिन बेवकूफ मीडिया की बदौलत जनता जानती है और वे परेशान हैं। लेकिन यह सिर्फ विरोधों का मीडिया कवरेज नहीं है जिसने एवरग्रांडे के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। उनकी परेशानी काफी समय से चल रही है। एवरग्रांडे के शेयरों ने पिछले एक साल में अपने मूल्य का 4/5वां हिस्सा खो दिया है और विरोध बढ़ता जा रहा है। जुलाई में वापस हमने एवरग्रांडे के खिलाफ विरोध के
एक और तार को कवर किया जो बहुत हिंसक हो गया। मैं उस एपिसोड का लिंक नीचे दूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये नवीनतम विरोध एवरग्रांडे के धन प्रबंधन उत्पादों के बारे में है। पिछले हफ्ते एवरग्रांडे ने कहा कि वे धन प्रबंधन उत्पादों के धारकों पर लंबी चुकौती देरी लागू करेंगे। दूसरे शब्दों में, लोगों ने एवरग्रांडे का पैसा उधार लिया था और अब एवरग्रांडे इसे चुकाने के लिए अपना समय लेना चाहता है। एक प्रदर्शनकारी, जिसके परिवार ने लगभग $1,50,000 के बराबर निवेश किया था, का दावा है। उन्होंने कहा कि पुनर्भुगतान में 2 साल लगेंगे, लेकिन इसकी कोई वास्तविक गारंटी नहीं है और मुझे चिंता है कि कंपनी साल के अंत तक दिवालिया हो जाएगी। विरोध में उछाल के बाद एवरग्रांडे ने कहा कि वे उन नाराज निवेशकों को अलग अलग पुनर्भुगतान योजनाएं पेश करेंगे, जैसे उन्हें तेजी से भुगतान करना। लेकिन एवरग्रांडे की बड़ी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। एवरग्रांडे ही अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक राजनीतिक समस्या बन गई है। मैं समझाता हूं कि ब्रेक के बाद कैसे। वापसी पर स्वागत है। हर बार एक बड़ी चीनी कंपनी के साथ वित्तीय समस्या होती है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक राजनीतिक समस्या बनने की क्षमता रखती है। आप देखिए, आपके छोटे छोटे चीनी निवेशक उच्च रिटर्न के वादे से आकर्षित होते हैं और जोखिमों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें उबारने के लिए होगी। उदाहरण के लिए 2020 में समूह एचएनए को बड़ी वित्तीय समस्याएं होने लगी। चीनी सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और निवेशकों को चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेचना शुरू कर दिया। और 2018 में चीनी सरकार ने अंबांग, एक चीनी बीमा कंपनी का नियंत्रण जब्त कर लिया, जिसके पास अन्य चीजों के अलावा न्यूयॉर्क शहर में वाल्डोर्फ एस्टोरिया था। फिर उन्होंने अंबांग के अध्यक्ष को धोखाधड़ी के लिए 18 साल जेल की सजा सुनाई। अरे खिलाड़ी से नफरत मत करो। एक ऐसे शासन द्वारा उत्पन्न प्रणालीगत भ्रष्टाचार से नफरत है जो मुक्त आर्थिक प्रतिस्पर्धा को रोकता है। लेकिन मुद्दा यह है, अंबांग और एचएनए और अब संभावित रूप से एवरग्रांडे के साथ चीनी शासन तथाकथित निजी कंपनियों पर नियंत्रण कर रहा है जब वे खराब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी समस्या यह है कि सिर्फ एवरग्रांडे ही नहीं, चीन की संपत्ति के दिग्गज कैसे चीन के मध्यम वर्ग को दूध पिला रहे हैं, और न केवल उन व्यंजनापूर्ण शीर्षक वाले धन प्रबंधन उत्पादों के बारे में जिनके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। अचल संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्गीय लोग भी जल रहे हैं। ये खरीदार अपनी बचत को डेवलपर के अपार्टमेंट में डुबो देते हैं जो बनाए नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, यदि आपके पास एक विशाल अपार्टमेंट परिसर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप इन संपत्तियों को सालों पहले भी बेच सकते हैं और उस पैसे का उपयोग उन्हें बनाने में कर सकते हैं, सिवाय इसके कि कभी कभी आप निर्माण पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे अपार्टमेंट या एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट, और इसका मतलब है कि अगर और ये पहले से ही बढ़े हुए संपत्ति बुलबुले को बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर वह बुलबुला फूटने लगे तो कम्युनिस्ट पार्टी बस कदम उठाएगी और उसे आगे बढ़ाएगी, और मुझे यकीन है कि इस चक्र में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। और अब मेरे लिए चाइना सेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय है, जो एक दर्शक है जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पैट्रियन और लोकल्स पर हमारे चैनल का समर्थन करता है। नसोमस 96 लोकल से पूछता है, दक्षिण चीन सागर पर अपने दावे को वैध बनाने के सीसीपी के नए प्रयास के कारण हमें किसी प्रकार के नौसैनिक संघर्ष को देखने की क्या संभावना है? तालिबान के साथ सीसीपी के नए संबंधों के संबंध में आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीसीपी हमें दक्षिण चीन सागर की ओर देखने से रोकने के लिए कहीं और हमारे प्रयासों पर हमला करने या उन्हें अमेरिका से भी बड़ा? बेशक जहाजों की भारी संख्या सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं हो सकती है। चीन ने दशकों में युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन चीन दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है और उन पर मिसाइल लॉन्चर लगा रहा है, और चीन तथाकथित एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं युद्ध की स्थिति में चीन पहले से ही दक्षिण चीन सागर को नियंत्रित करता है, और जैसा कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं, चीन ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ा रहा है। अब कोई नहीं जानता कि तालिबान के साथ चीन की क्या योजना है।
उनके प्रवक्ता ने कहा कि उनकी योजना चीनी धन प्राप्त करने की है, पर ऐसा है तो यह अमेरिका के लिए खतरनाक गठबंधन हो सकता है। फिर भी अमेरिका दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन संचालन की नियमित स्वतंत्रता का संचालन करता है और ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन काफी ठोस है। बिडेन प्रशासन ने अब तक जो किया है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि अमेरिका ताइवान या दक्षिण चीन सागर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद और लोकल्स पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching China Uncensored.